नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम साइकोलॉजी के जो मेथड्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। मनोविज्ञान की विधियाँ। देखो, मनोविज्ञान की विधियाँ अगर आप लोग समझ जाओगे ना तो आप लोगों के बहुत सारे कॉन्सेप्ट मनोविज्ञान के क्लियर हो जाएंगे। यानी कि प्रिंसिपल मेथड हम देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स देखेंगे जिनके अंदर आपको मैंने दो तरह से कैटेगराइज कर रखा है इन चीज़ों को। एक तो आत्मनिष्ठ विधियाँ होती हैं जिनको हम सब्जेक्टिव मेथड कहते हैं। इसके अंदर दो विधियाँ आती हैं, आत्मनिरीक्षण विधि और गाथा वर्णन विधि। इन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और एक विधियाँ होती हैं वस्तुनिष्ठ विधि, यानी कि ऑब्जेक्टिव मेथड्स और सब्जेक्टिव मेथड्स। ऑब्जेक्टिव मेथड्स जो हैं आपके ये कुछ ज़्यादा हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, सभी को डिटेल में पढ़ेंगे बेसिकली, लेकिन वन बाय वन करके अपन इन सबको पढ़ने वाले हैं। बहुत शानदार अच्छी क्लास आपकी होने वाली है, कंप्लीट हम इसी के अंदर कवर करने वाले हैं। देखिए भाई, मैंने आपको पहले बता दिया, मनुष्य जो है या फिर मनोविज्ञान जो है मनुष्य के व्यवहार का विज्ञान है। प्रत्येक विज्ञान में उसकी विषय सामग्री के अनुरूप अध्ययन की कुछ विशिष्ट पद्धतियाँ भी प्रयोग में ली जाती हैं। विषय वस्तु के अनुसार अध्ययन की जो पद्धतियाँ हैं, मेथड्स हैं, वो बदलते रहते हैं। व्यवहार के बारे में हम जानते हैं कि एक जटिल प्रक्रिया तो नहीं है, बल्कि प्रतिदिन व्यवहार भी हमारा बदलता रहता है। प्रतिदिन क्या, कुछ समय बाद आपका व्यवहार बदल सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले वाली क्लासेज में बताया कि आप कुछ समय के लिए गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद में आप राजी भी हो जाओगे। ठीक है, तो व्यवहार एक जटिल प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये प्रतिदिन बदलता रहता है। कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते हैं, इसलिए मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन जो होता है ना, कोई सरल काम नहीं है, बहुत ईजी नहीं है कि आप मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन कर पाओगे। विज्ञान के साथ साथ, या फिर हम यूं कहें, साइंस जो है उसका जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, जैसे जैसे विकास हुआ, उसके साथ साथ बहुत सारी नई विधियों का भी विकास हुआ, आविष्कार हुआ। और कई सारे मनोवैज्ञानिक हैं जो अनेक अलग अलग तरह की विधियां जो हैं उनके माध्यम से बताते हैं कि मनुष्य के व्यवहार को हम इन इन चीज़ों से समझ सकते हैं। बस यही तो है मनोविज्ञान की विधियाँ। इनका मतलब क्या है? यही तो है कि मनुष्य के अध्ययन के बारे में पता किया कि इस विधि के द्वारा हम ऐसे ऐसे मनुष्य का पता लगा सकते हैं व्यवहार का, इसके द्वारा ऐसे पता लगा सकते हैं व्यवहार का। कई सारी चीज़ें हैं इसमें। अब देखो, मैं आपको थोड़ा सा आत्मनिष्ठ विधि के बारे में बताता हूँ, क्या होती है सब्जेक्टिव मेथड। सब्जेक्टिव मेथड पहले तो आपको ध्यान रखना है, ये क्या होते हैं, परंपरागत होते हैं। परंपरागत मतलब कि प्राचीन विधियाँ हैं ये मनोविज्ञान की। और इनका जो नाम है, एक इंग्लैंड के बहुत ही विख्यात दार्शनिक हुए हैं जिनका नाम है लॉक, जॉन लॉक, उनसे संबंधित है आत्मनिष्ठ विधियों का जो, या फिर आत्मनिरीक्षण विधियाँ भी हम इनको कह सकते हैं। आत्मनिष्ठ विधि, इसके अंदर आत्मनिरीक्षण विधि आती है और इसी के अंदर गाथा वर्णन विधि आती है। अब देखो, इन नामों से ही हमारे को पता लग रहा है कि ये परंपरागत विधियाँ हैं मनोविज्ञान की। एक परिभाषा है इनके संबंध में, मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण। मस्तिष्क यानी कि जो हमारा मस्तिष्क है, माइंड है, जो हमारी बुद्धि कह सकते हैं अपन, तो मस्तिष्क के द्वारा क्या करना, अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण करना, खुद की ही, मनुष्य की खुद की ही क्रियाओं का निरीक्षण करना। देखो, पहले के समय में क्या होता था, जो मनोवैज्ञानिक थे वो अपनी मानसिक क्रियाएं और जो प्रतिक्रियाएं हैं उनका ज्ञान प्राप्त करने के लिए इसी विधि के ऊपर डिपेंड हुआ करते थे, निर्भर हुआ करते थे। इसका प्रयोग अपने अनुभवों और जो पुनः स्मरण वाली जैसी जो भावनाएं होती हैं उनका मूल्यांकन करने के लिए करते थे, आत्मनिष्ठ विधियों का प्रयोग। और मैं कहूँ, सुख, दुख, क्रोध, शांति, घृणा, प्रेम, इन सब के समय अपनी भावनाओं और जो मानसिक दशाएं हैं उनके निरीक्षण के अंदर इस विधि का प्रयोग किया जाता था। तो ये आत्मनिष्ठ विधियों में आएंगी। अगर हम बात करें आत्मनिरीक्षण विधि के बारे में, तो अंतर्दर्शन विधि भी हम इसको कह सकते हैं। बेसिकली अपन आगे पढ़ेंगे इनको, इनके गुण दोष क्या हैं, सब चीज़ें देखेंगे। आत्मनिरीक्षण, देखो नाम से पता लग रहा है, आत्म मतलब खुद का निरीक्षण करना है ना भाई, खुद का निरीक्षण करने की बात हो रही है। या फिर हम इसको कह सकते हैं टू लुक विद इन, या फिर हम कह सकते हैं सेल्फ ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब होता है अपने आप में देखना। आत्मनिरीक्षण का मतलब क्या होता है, अपने आप में देखना। आत्मनिरीक्षण के कई सारे गुण भी होते हैं, जैसे मनोविज्ञान के ज्ञान में वृद्धि होती है इससे, अन्य विधियों में ये हेल्पफुल होती है। यंत्र सामग्री की भी आवश्यकता पड़ती है इसमें, प्रयोगशाला की भी आवश्यकता पड़ती है इसके अंदर, क्योंकि ये बहुत सरल है, क्योंकि इसके अंदर किसी प्रयोगशाला की वैसे आवश्यकता नहीं पड़ेगी बेसिकली। इसलिए इसका एक गुण माना जाता है कि पड़ती है कि नहीं पड़ती है प्रयोगशाला की आवश्यकता, ऐसे प्रश्न आ सकता है कई बारी, तो आप बताएंगे नहीं पड़ती, क्योंकि रोस ने कहा था, रोस का नाम आपने सुना होगा मनोवैज्ञानिक का, उन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान को स्वयं का मस्तिष्क एक प्रयोगशाला है। जो भी मनोवैज्ञानिक है उनका जो खुद का मस्तिष्क है वो खुद ही एक प्रयोगशाला है, तो उनको प्रयोगशाला की जरूरत क्या है, क्योंकि
वो सदैव उसके साथ में ही रहते हैं, इसलिए वो अपनी इच्छा के अनुसार कभी भी निरीक्षण कर सकते हैं। इसलिए ये ईजी है, सरल है। और इसके कई सारे दोष भी बताए जाते हैं। वैज्ञानिकता का अभाव पाया जाता है, ध्यान का विभाजन होता है इसमें। ये सब चीज़ें अपन देखने वाले हैं। अब हम 1 बाय 1 करके देखेंगे। आत्मनिष्ठ विधियाँ, तो आत्मनिरीक्षण और गाथा वर्णन विधि आ जाएंगी। दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है ना। यानी कि आत्मनिरीक्षण विधि को आप इंट्रोस्पेक्टिव मेथड कह सकते हो, गाथा वर्णन विधि को आप एंगडोटल मेथड कह सकते हो। अब 1 बाय 1 करके देखते हैं अपन इनको। देखिए, आत्मनिरीक्षण विधि की दोस्तों अगर अपन बात करते हैं, यह है सब्जेक्टिव मेथड। ओके, अब सब्जेक्टिव मेथड को हम देखें तो आत्मनिरीक्षण का क्या मतलब होता है, इसमें सिर्फ अपने को ध्यान रखना है। आत्मनिष्ठ यानी कि सब्जेक्टिव, इसका मतलब क्या होता है, आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंडेंट। इसका जनक कौन है आत्मनिरीक्षण विधि का, विलियम वुंट को माना जाता है। और इनके जो शिष्य हैं टिचनर, इन दोनों को इसका जनक माना जाता है। दोनों ने ही मिलकर के इस विधि को डेवलप किया था। अन्य नाम क्या है इसका अन्य नाम है अंतर्दर्शन विधि या अंतर्निरीक्षण विधि। मनोविज्ञान की परंपरागत विधि है, ये अपन पहले ही बात कर चुके हैं। इसके बाद में हमारे पास में आता है आत्मनिरीक्षण का शाब्दिक अर्थ। तो आत्मनिरीक्षण का शाब्दिक अर्थ होता है स्वयं का मूल्यांकन स्वयं द्वारा करना। भाई खुद का मूल्यांकन, खुद का एवल्यूशन खुद के द्वारा ही करना, हम क्या हैं, वो ज़्यादा बेटर होता है। अंतर्दर्शन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अंतर्दर्शन का शाब्दिक अर्थ होता है अपने अंदर देखना, खुद के अंदर। अंतर्दर्शन नाम से ही पता लग रहा है, अंत है, खुद के अंदर, दर्शन मतलब देखना। टिचनर क्या कहते हैं, टिचनर अपनी आत्मा को देखना ही अंतर्दर्शन मानते हैं। मतलब खुद की आत्मा के अंदर झांकना ही क्या होता है, अंतर्दर्शन होता है। टिचनर ऐसा मानते हैं। तो ये आपकी आत्मनिरीक्षण विधि सब्जेक्टिव मेथड है। अब अपन आत्मनिरीक्षण के गुण और दोष वगैरह देख लेते हैं। दोस्तों आपके पास में मान एजुकेशन की बुक जरूर होनी चाहिए। मान एजुकेशन ऐप से आप ऑर्डर कर दीजिए और ये बुक आपके घर पे पहुंच जाएगी भाई। कंप्लीट बुक है और बहुत ही इजी लैंग्वेज में हमने एक एक चीज़ को समझाया है इस बुक के अंदर। देखिए, आत्मनिरीक्षण के गुण देखते हैं पहले और फिर आत्मनिरीक्षण विधि के दोष देखेंगे। यहाँ पे गुणों की बात करें तो आत्मनिरीक्षण विधि जो है, यंत्र और सामग्री की आवश्यकता इसके अंदर नहीं पड़ती है भाई, ठीक है ना। यहाँ पे आप क्रॉस कर लीजिएगा। मनोविज्ञान के ज्ञान में वृद्धि होती है इससे, आत्मनिरीक्षण विधि के गुण से, ठीक है। अन्य विधियों में भी हेल्पफुल है ये। प्रयोगशाला की भी आवश्यकता इसके अंदर पड़ती है। इसके बाद में इसमें नहीं पड़ती है प्रयोगशाला की आवश्यकता, ठीक है। तो 2 नेगेटिव पॉइंट है और 2 प्लस पॉइंट है, तो इसीलिए ये इसके गुण हैं भाई। इसके बाद में अगर दोषों की बात करें, दोष जो है वैज्ञानिकता का अभाव इसके अंदर पाया जाता है। वैज्ञानिकता नहीं है, विज्ञान के जो नियम है, मनोविज्ञान के जो नियम है, उनके अनुसार ये विधि फिट नहीं बैठती है। मन द्वारा मन का निरीक्षण असंभव है भाई। कई सारे मनोवैज्ञानिक ऐसे कहते हैं कि आप खुद के मन का खुद के मन से कैसे निरीक्षण कर सकते हो। वो तो वही बात हुई ना कि आप जो चाहेंगे वही सोचेंगे, जो बोलना चाहेंगे वही बोलेंगे, और जो आप दूसरों को दिखाना चाहेंगे वही दिखेंगे। एक्चुअल में जो हकीकत है वो नहीं बता पाओगे आप किसी को। मस्तिष्क की वास्तविक दशा का ज्ञान भी यहाँ पर असंभव है। असामान्य व्यक्तियों व बालकों के लिए अनुपयुक्त है ये। अब आप कहेंगे सर मस्तिष्क की वास्तविक दशा का ज्ञान कैसे असंभव है। देखो, जरूरी थोड़े ना है कि हर व्यक्ति अपना निरीक्षण कर सकता है। इतना कैपेबल थोड़ी होता है हर इंसान कि वो खुद का निरीक्षण कर सकता है। करते हैं, बहुत सारे कर सकते हैं, लेकिन हर इंसान के बस की बात नहीं है कि वो खुद का निरीक्षण कर सकता है। और अगर आप किसी को कहेंगे ना भी तू तेरा मस्तिष्क का निरीक्षण करके बता कि तेरा दिमाग कैसा है, तो वो मेरे को बताओ, आप ऐसे बताएगा कि मेरी बुद्धि तो 40 के आसपास में ये बुद्धि लब्धि या 70 के आसपास में ये, वो तो बताएगा ना कि मैं तो मोर इंटेलिजेंट हूँ, गॉड गिफ्टेड हूँ, 140 है मेरी तो IQ, ऐसे ही बोलेगा वो तो। यस, तो वो वाली बात है, ये इसका दोष है। असामान्य व्यक्तियों व बालकों के लिए अनुपयुक्त है। बस सामान्य मनुष्य जो होते हैं उनके लिए तो चलो ठीक है, लेकिन बालकों पे फिट नहीं बैठेगी। फिर ये असामान्य मनुष्य जो होते हैं उनके ऊपर फिट नहीं बैठेगी। तो ये सब चीज़ें इसमें, ये गुण और दोष इसके हो गए हैं आत्मनिरीक्षण विधि के। अब दूसरे नंबर पे अपन देखते हैं दोस्तों गाथा वर्णन विधि को, है ना भाई। तो गाथा वर्णन जो विधि है, इस विधि में व्यक्ति अपने किसी भी पूर्व अनुभव या व्यवहार का वर्णन करता है। मनोवैज्ञानिक इस आधार पर निष्कर्ष निकालता है कि यह विधि आत्मगत होने के कारण विश्वसनीय भी होती है। तो यहाँ पे मनोविज्ञान जो है, मनोवैज्ञानिक बहुत सारे, वो ये डिसीजन पर पहुंचे कि एज कंपेयर टू आत्मनिरीक्षण की गाथा वर्णन विधि थोड़ी ज़्यादा हमें विश्वसनीय लगती है। इसमें क्या होता है ना, कोई भी व्यक्ति है, अपने कोई भी पुराने अनुभव हैं, जो भी उसने पुराने जीवन में, जो अपने बीते हुए जीवन में कुछ भी सीखा या कुछ भी पाया, कुछ भी अनुभव किया,
और जो व्यवहार हुआ उसका वर्णन करता है तो वो ठीक ही करेगा। इसका दोष क्या है? व्यक्ति अपने पूर्व अनुभव व व्यवहार का ठीक ढंग से पुनः स्मरण नहीं कर सकता है। ये बात भी सही है, तो ये इसका एक दोष भी है भाई। गाथा वर्णन विधि के बारे में स्किनर ने कहा था कि ये जो विधि है इसकी आत्मनिष्ठा के कारण इसके परिणाम पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। तो स्किनर ने इसको इग्नोर किया था, इस विधि को विश्वसनीय नहीं माना था। अब दोस्तों अपन बात करते हैं वस्तुनिष्ठ विधियों के बारे में। जो मनोविज्ञान की वस्तुनिष्ठ विधियां हैं, ऑब्जेक्टिव मेथड्स हैं, उनको देख लेते हैं। तो इनमें सबसे पहले जो विधि आती है हमारे सामने वो आती है दोस्तों प्रयोगात्मक विधि। कौन सी आती है? प्रयोगात्मक विधि, मतलब एक्सपेरिमेंटल मेथड आता है। और एक्सपेरिमेंटल जो मेथड है ये आपका वैज्ञानिक विधि है दोस्तों। कौन सी विधि है? वैज्ञानिक विधि या मनोवैज्ञानिक विधि है। इसका जनक है विलियम वुंट। कौन है? जर्मनी के मनोवैज्ञानिक है विलियम वुंट। इसका अन्य नाम है नियंत्रित अवलोकन विधि। आपको ध्यान रहे ये जो विधि है ये वैज्ञानिक विधि भी है। इस विधि को वैज्ञानिक विधि माना जाता है, ये बात ध्यान रखना। और ये वस्तुनिष्ठ विधि तो है ही है, आपको ये भी ध्यान रखना है कार्य कारण संबंध की स्थापना के अंदर बहुत सहायता करती है ये विधि। इस विधि में पूर्व निर्धारित दशाओं में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अब देखो आगे हम बात करें तो कार्य कारण के बारे में देख लिया अपन ने, कुछ 3-4 चीज़ें इतना याद रखना है आपको। बाकी ये लाइन आ जाए तो ध्यान रखना, अगर पूछ ले आपसे कि बताइए वो कौन सी विधि है जिसमें पूर्व निर्धारित दशाओं में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो वो प्रयोगात्मक मेथड आएगा, आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड आएगा। उसके बाद में दोस्तों इस विधि में 3 प्रकार के चरों का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। जो वेरिएबल्स हैं उनका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे अपन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात करें, स्वतंत्र चर की बात करें, तो इस प्रकार के चर का दूसरे चरों पर प्रभाव पड़ता है। ये जो चर है इसका दूसरे चरों पर प्रभाव पड़ता है, जैसे वातावरण, नशीले पदार्थ और कार्य है। देखो स्वतंत्र चर वो चर होता है जिसे प्रयोगकर्ता नियंत्रित करता है, जबकि आश्रित चर वो चर होता है जो प्रयोगकर्ता मापता है जिसको। यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि स्वतंत्र चर जो है ना ये तो कारण है, और आश्रित चर जो होता है ना ये आप कह सकते हो प्रभाव। आश्रित चर को प्रभाव के रूप में देख सकते हो और स्वतंत्र चर को आप कारण के रूप में देख सकते हो। या फिर आप स्वतंत्र चर में देख सकते हो, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, नींद की कमी। नींद की कमी जो चीज़ है ना ये आपका क्या है? स्वतंत्र चर होगी भाई। तो स्वतंत्र चर के अंदर क्या क्या आते हैं? वातावरण, नशीले पदार्थ, कार्य। और आश्रित चर की बात करें तो इस चर पर स्वतंत्र चर का प्रभाव पड़ता है, जैसे अध्यापक और ध्यान। आश्रित चर में अध्यापक और ध्यान जैसी चीजें आएंगी। जैविक चर, नियंत्रित चर और मध्यवर्ती चर, एक ही बात है, जैविक चर कह दो, नियंत्रित चर कह दो या मध्यवर्ती चर कह दो। इस चर की अगर अपन बात करें, इस वेरिएबल की अगर अपन बात करते हैं तो आश्रित चर पर स्वतंत्र चर के प्रभाव को कम करने या बढ़ाने के लिए भाई ये आश्रित चर जो है इसके ऊपर स्वतंत्र चर जो है, मतलब वातावरण, नशीले पदार्थ, कार्य, इनके प्रभाव को कम करने या बढ़ाने के लिए जिस व्यक्ति पर प्रयोग किया जाता है ना उसे प्रयोज्य, मध्यवर्ती या नियंत्रित चर कहा जाता है भाई, नियंत्रित वेरिएबल कहा जाता है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे भाई वातावरण का प्रभाव बताओ, इसके ऊपर पड़ेगा ना, इसके ऊपर भी पड़ेगा, नशीले पदार्थों का भी पड़ेगा, कार्य का भी पड़ेगा। तो इनके ऊपर इस चर का प्रभाव कम या ज़्यादा करने के लिए जिस व्यक्ति के ऊपर प्रयोग किया जाता है वो आपका क्या कहलाता है? प्रयोज्य चर कहलाएगा, मध्यवर्ती चर कहलाएगा या नियंत्रित चर कहलाएगा। जैसा मैंने आपको कहा नींद की कमी, अब नींद की कमी स्वतंत्र चर के अनुरूप आएगी। किसी व्यक्ति को अपन ने ले लिया और उसके ऊपर प्रयोग किया गया, उस प्रयोग में पाया गया कि उस व्यक्ति के अंदर क्या है? नींद की कमी है, नींद बहुत कम लेता है वो, इस वजह से वो परेशान है। तो यहाँ पे नींद की कमी तो क्या होगी? वातावरण के अकॉर्डिंग आएगी ना चीजें। हो सकता है कोई नशीले पदार्थों की वजह से उसको नींद नहीं आ रही हो, कोई ऐसा कार्य कर दिया हो जिसकी वजह से उसको नींद नहीं आ रही हो, कोई ऐसा वातावरण उसको मिल गया हो जिसकी वजह से उसको नींद नहीं आ रही हो या कमी हो रही हो, तो वो नींद की कमी तो क्या हो गया? स्वतंत्र चर हो गया। लेकिन जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया, प्रयोग किया गया, वो आपका जैविक चर हो गया। जो व्यक्ति है वो आपका जैविक चर हो गया और उसको कहा जाएगा प्रयोज्य, मध्यवर्ती या नियंत्रित चर। अब ये जो नींद की कमी हमारे को दिखी है वो आपका आश्रित चर के ऊपर इफेक्ट डालती है, प्रभाव डालती है। तो ये आपका हो गया क्या भाई? प्रयोगात्मक विधि। अब प्रयोगात्मक विधि के गुण देख लेते हैं और दोष देख लेते हैं। अगर हम गुणों की बात करते हैं तो ये वैज्ञानिक विधि है और इसमें भविष्यवाणी भी उपयोगी है, भविष्यवाणी भी की जा सकती है। प्रयोगात्मक विधि विश्वसनीय व वस्तुनिष्ठ होती है भाई, ध्यान रखिएगा। ओके, इसके बाद में वस्तुनिष्ठ तो होती है क्योंकि वस्तुनिष्ठ विधियां है, ये सारी की सारी वस्तुनिष्ठ है।
ये विधि शिक्षा के उद्देश्य निर्धारण में उपयोगी है। शिक्षा का जो उद्देश्य है, एजुकेशन का जो इम्पोर्टेंस है ना, उसको निर्धारण करने में भी ये हेल्पफुल होती है। पाठ्यक्रम निर्माण में, ठीक है, करिकुलम का निर्माण करने में, परीक्षण करने में, शिक्षण विधियां और मूल्यांकन करने में सर्वोत्तम विधि ये मानी जाती है प्रयोगात्मक विधि। तो ये सारे इसके गुण होते हैं। प्रयोगात्मक विधि के दोष की बात करें, इसमें एक तो टाइम ज़्यादा लगता है, ये महंगी बहुत है और परीक्षण की आवश्यकता होती है। तो ये सब चीज़ें इसके दोष हो गए। तो ये अपनी प्रयोगात्मक विधि कंप्लीट होती है भाई। अब दोस्तों अपन देखते हैं मनोविश्लेषणात्मक विधि, साइको एनालिटिक मेथड देख लेते हैं। तो साइको एनालिटिक मेथड में हम देखें तो जनक कौन है इसके? सिगमंड फ्राइड है भाई। तो मनोविश्लेषणात्मक विधि के जनक अगर आपसे पूछे भाई मन के ऊपर काम किसने किया था? सिगमंड फ्राइड ने किया था। तो मन को फ्राई किसने किया? सिगमंड फ्राइड ने किया। तो ऐसे याद रख लेना। विकसित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? एडगर डेल और जुग, यानी कि युंग भी बोला जाता है कई जगह और जुग भी आपको मिलेगा। तो ये मनोविश्लेषणात्मक विधि है, साइको एनालिटिक मेथड है। इस विधि से व्यक्ति की मानसिक क्रियाओं का पता लगाया जाता है भाई। क्या लगाया जाता है इस विधि से? व्यक्ति की जो मानसिक क्रियाएं हैं, जो मेंटल प्रोसेस हैं, उनके बारे में जानकारी ली जाती है मनोविश्लेषणात्मक विधि या साइको एनालिटिक मेथड के द्वारा। नाम से ही पता लग रहा है मन का विश्लेषण करने की बात हो रही है। और मन का विश्लेषण कौन करता है? फ्राइड करता है भाई। कई बार फ्राई हो जाता है ना मन, कोई धोखा मिल जाए, कोई और प्रॉब्लम हो जाए, कोई घटना ऐसी हो जाए तो हमारा मन जो होता है ना फ्राई हो जाता है। तो फ्राइड याद रख लेना इससे। मानसिक क्रियाओं के आधार पर फ्राइड ने मन के 3 प्रकार बताए हैं। जो मेंटल प्रोसेस हैं उनके हिसाब से जो फ्राइड है, सिगमंड फ्राइड है, उन्होंने मन के कितने प्रकार बता दिए? 3 प्रकार बता दिए। अब ये 3 प्रकार कौन कौन से बता दिए? एक तो चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, एक अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड, और एक होता है अर्धचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। तो इस तरह से 3 प्रकार बता दिए मन के। दोस्तों एक प्रश्न आया था रीट L2 के अंदर, साइंस मैथ का जो पेपर था ना, उसमें आया था 2021 में जो रीट का एग्जाम हुआ था ना, उसमें सिगमंड फ्राइड को लेकर के, कि सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? तो वहाँ पे 4 विधियों के नाम दे रखे थे। एक तो दे रखा था वैयक्तिक विधि, एक दे रखा था स्वप्न विश्लेषण विधि, एक दे रखा था समाज मिति विधि, और एक दे रखा था साक्षात्कार विधि। तो वहाँ पर आंसर था स्वप्न विश्लेषण विधि। प्रश्न क्या बोला मैंने याद कर लेना। वैसे आपको मान एजुकेशन ऐप पे मिल जाएंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस हैं, वहाँ पर डाल रखे हैं हमने। तो एक बार उनको जरूर देना, फ्री में डाल रखे हैं बहुत सारे टेस्ट, तो उनको जरूर देना। और जो 2500 वन लाइनर क्वेश्चंस की PDF है वो जरूर भाई आप लोग पढ़ करके जाना एग्जाम से पहले। मान एजुकेशन ऐप पर ये मिल जाएगी आप लोगों को, ठीक है। तो सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन की जो विशेषताएं हैं उनको ज्ञात करने की सर्वाधिक जो उपयुक्त विधि है वो कौन सी मानी जाती है? स्वप्न विश्लेषण विधि मानी जाती है। ये 2021 में क्वेश्चन आया था, याद आ गया तो तुम्हारे को मैंने बता दिया। अब अगर फ्राइड के अनुसार अपन बात करते हैं चेतन मन की, तो चेतन मन में वो सभी विचार, यादें, भावनाएं और इच्छाएं होती हैं जिनसे हम किसी भी क्षण अवगत होते हैं। ये हमारे जो मानसिक प्रसंस्करण होता है हमारा, उसका पहलू है जिसके बारे में हम तर्क संगत रूप से सोचते हैं, बात करते हैं। जो हमारी मेमोरी है, हमारी स्मृति है, वो भी इसके अंदर शामिल होती है। हमेशा चेतना का भाग नहीं होती है, लेकिन इसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है और जागरूकता में लाया जा सकता है। तो ये चेतन मन होता है। अगर हम बात करें अचेतन मन की, अनकॉन्शियस माइंड की, तो इसमें संभावित रूप से चेतन मन में लाया जा सकता है इसको, संभावित रूप से, संभावना है मतलब इसके लिए। और आपका अर्धचेतन मन है या अग्रचेतन मन है, ये भावनाएं, विचार, हमारी यादें, उनका भंडार होता है। जो हमारी सचेत अवस्था होती है, जागरूकता होती है, उससे बाहर होती है। और इसमें ऐसी सामग्रियाँ होती हैं जो अस्वीकार्य होती हैं, जो हमारे इर्द गिर्द होती हैं। दर्द, चिंता, संघर्ष, ये सब भावनाएं इसी के अंदर शामिल की जाती हैं अर्धचेतन मन के अंदर। बाकी आगे इसको और डिटेल में पढ़ा दूंगा मैं आपको, आगे आएगा तब और देखेंगे। अभी के लिए आप इतना ही देख लो इसको। इस विधि में अचेतन मन के अध्ययन के द्वारा अतिरिक्त इच्छाओं का अध्ययन किया जाता है, जिससे व्यक्ति के व्यवहार को सुधारा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप कहेंगे सर ये अतिरिक्त इच्छाएं क्या होती हैं? वो इच्छाएं जो कभी पूरी नहीं होती हैं हमारी, वो सभी अतिरिक्त इच्छाओं में आती हैं। तो इस विधि में अचेतन मन के अध्ययन के द्वारा क्या होता है, जो अतिरिक्त इच्छाएं होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है, जिससे व्यक्ति के व्यवहार को क्या किया जा सकता है? सुधारा जा सकता है। कि भाई जो इच्छाएं आपकी पूरी नहीं हो सकती हैं, उनको फिर उनके बारे में सोच करके क्या ही फायदा। अचेतन अवस्था के अध्ययन हेतु स्वप्न विश्लेषण की सहायता ली जाती है। ठीक है भाई, स्वप्न विश्लेषण की सहायता मतलब सपने में आपने क्या देखा, वो चीज़ें पूछी जाती हैं आप लोगों से, और फिर एक डिसीजन पे जाया जाता है कि अचेतन अवस्था में जो व्यक्ति होता है
वो किस अवस्था में होता है, या फिर क्या क्या चलता है उस दिमाग में, उस मन में। अब अपन कुछ लिमिटेशंस देख लेते हैं साइको एनालिटिक मेथड की। मनोविश्लेषणात्मक विधि की कुछ सीमाएं हैं। जैसे सीमाओं में एक तो धन और समय इसके अंदर अधिक लगता है। इस विधि का प्रयोग केवल दक्ष मनोवैज्ञानिक ही कर सकते हैं। जो मनोवैज्ञानिक इस विधि को ढंग से समझ चुके हैं और जो इसका प्रयोग करना जानते हैं ना, वही कर सकते हैं। बाकी हर कोई मनोवैज्ञानिक की बस की बात भी नहीं है। क्योंकि देखो भाई, मतलब किसी के सपने के अंदर जाना और फिर उसका नॉलेज निकालना और फिर एक डिसीजन पे पहुंचना कि ऐसा सपना आया है तो ये हो सकता है। कई बार नहीं बोलते हम, हमारी जो रियल लाइफ होती है, कई बार हमारे घर में कह देते हैं यार आज मेरे को ऐसा सपना आया। तो फिर कई लोग कहते हैं यार ऐसा सपना आता है ना, तब ऐसी चीज़ होती है रियल लाइफ के अंदर, है ना, तो कुछ ना कुछ बढ़िया होने वाला है। कई बार नहीं बोलते ये टमाटर ही टमाटर दिख रहे जी मन तो आज सपना का मायने है। कई सारी लेडीज बोलती है ना, तो फिर कई लेडीज बोलेंगी यार तेरे तो लड़को बोलो लड़को, ऐसी बातें चलती है ना कई सारी। तो बस वही बातें हैं, वो ये मेथड ही काम करता है उसमें। मनोविश्लेषणात्मक विधि की विशेषताएं देखते हैं अपन। अब विशेषताओं में क्या क्या विशेषताएं हैं। व्यक्ति अपने मन की बातों को छुपा नहीं पाता है। एक तो इसके अंदर भाई मनोविश्लेषणात्मक विधि जो है, इसके अंदर अगर आप मन के अंदर जो भी बातें वो पूरी बताओगे ना सामने वाले को, जो भी आपका कर रहा है इस मेथड को यूज कर रहा है आपके ऊपर, तो उसे बताओगे ना, तभी वो एक सही डिसीजन आपको दे पाएगा, तभी वो सही ज्ञान आपके बारे में जुटा पाएगा। तो आपको सारी बातें बतानी पड़ेंगी। व्यक्ति की भावना ग्रंथियों को ज्ञात करना तथा मानसिक विकारों का निदान इस विधि के प्रयोग से ही क्या है दोस्तों, संभव है। उसके बाद में इस विधि से व्यक्ति के अचेतन तथा चेतन दोनों का ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। जो चेतन मन है होता है और अचेतन मन होता है, तो इस विधि से दोनों ही मन का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। मनोविश्लेषणात्मक विधि की विशेषताएं हो गई ये सारी की सारी। अब अपने पास में दोस्तों तीसरा मेथड आता है जीवन इतिहास विधि या केस स्टडी मेथड। तो जीवन इतिहास विधि के बारे में हम बात करें तो इसका जनक है टाइडमैन। केस का यहाँ पर मतलब होता है व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना। केस का अर्थ हो गया सर्वाधिक प्रयोग जो है चिकित्सा और कानून के क्षेत्र में किया गया। प्रमुख उद्देश्य जो है इसके व्यक्ति के विशिष्ट व्यवहार के कारण की खोज करना। क्या हो गया इसका प्रमुख उद्देश्य हो गया। सर्वाधिक उपयुक्त जो है ये विधि विद्यालय से पलायन करने वाले बालकों के लिए सर्वाधिक ज़्यादा उपयुक्त है। जो विद्यालय से भग जाते हैं ना जो बालक, उनके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। और जीवन इतिहास विधि को बर्गेस ने सामाजिक सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहा है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम से पूछ लिया गया है, मैं इसको स्टार लगा रहा हूँ, तुम ध्यान रखना। पूछा जा सकता है कि बताइए जीवन इतिहास विधि को बर्गेस ने क्या कहा है, या फिर जीवन इतिहास विधि को किस मनोवैज्ञानिक ने सूक्ष्मदर्शी यंत्र का नाम दिया है, तो वहाँ पर प्रोफेसर बर्गेस आपको बताना होगा। इस विधि के कुछ अन्य नाम भी हैं, उपनाम, जैसे व्यक्तिवृत्त विधि, जीवन वृत्त विधि या केस स्टडी मेथड भी इसको कह सकते हैं। बस जीवन के बारे में जानकारी, जैसे कई यूट्यूबर्स हैं आजकल आप देखते होंगे यूट्यूब पे किसी की केस स्टडी करते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी की केस स्टडी, डोनाल्ड ट्रंप की केस स्टडी, मार्क जुकरबर्ग की केस स्टडी, है ना, दलाई लामा की केस स्टडी। ऐसे उनके जीवन के पूरा का पूरा सार बता देते हैं आधे घंटे के अंदर कि उन्होंने क्या किया है। ऐसा कुछ सीन होता है ना, वो कहलाता है आपका जीवन इतिहास विधि। ये सारा का सारा काम केस स्टडी मेथड का होता है कि व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया गया उसके अंदर, कि उन्होंने जो भी काम किए ना वो कैसे कैसे काम किए, किस क्षेत्र में ज़्यादा वो रुचि रखते थे, क्या क्या उनको पसंद था, क्या पसंद नहीं था उनको, सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है। किन लोगों को वो सपोर्ट करते थे, क्योंकि बहुत बड़े लोगों के बारे में ही ये चीज़ें होती हैं केस स्टडी मेथड जो होता है वो। तो फिर उनकी हर एक नेगेटिविटी या फिर उनके जो पॉजिटिव काम थे, समाज के लिए क्या किया उन्होंने, कितना फंड लोगों को दिया उन्होंने, अपने उसने जो पैसे कमाए उनमें से कितना योगदान दिया समाज के अंदर, प्रकृति को कितना महत्व देते थे, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो उसके अंदर कवर किए जाते हैं। गुण क्या होते हैं, दोष क्या होते हैं, ये भी देख लेते हैं जीवन इतिहास विधि के। तो गुण तो होते हैं व्यक्ति के बारे में सूचना तथा तथ्य प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है, ये तो समझ गए। व्यक्ति की आवश्यकताओं और कारणों का निदान किया जाता है इसी विधि में। उसके बाद में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना सरल नहीं है, क्योंकि व्यवहार जो होता है ना वो परिवर्तनशील होता है, ये बात हम जान चुके हैं। तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। तो जीवन इतिहास विधि खत्म हो गई है। आगे हमारी विधि है दोस्तों तुलनात्मक विधि, कंपेरेटिव मेथड है तुलनात्मक विधि। अब तुलनात्मक विधि को हम देखें तो अरस्तु का सीधा संबंध तुलनात्मक विधि से बताया जाता है। तुलनात्मक जो विधि है, कंपेरेटिव मेथड है, ये दो या दो से अधिक चीज़ों की तुलना करना ही आपका तुलनात्मक विधि कहलाता है। ये बात हम सब जानते हैं, बस तुलना तो किसी न किसी दो चीज़ों में ही होगी।
भाई मान लीजिए कोई दो लड़के हैं, उनकी तुलना आप आपस में कर सकते हो, दो वस्तुओं की तुलना कर सकते हो, दो लड़कों की तुलना कर सकते हो, दो इंसानों की तुलना कर सकते हो, दो बच्चों की तुलना कर सकते हो, दो पशुओं की कर सकते हो, या दो से ज़्यादा की भी कर सकते हो आप, कोई वो नहीं है। तो ये तुलनात्मक मेथड होता है आपका। तुलनात्मक विधि में प्राणियों के व्यवहार से संबंधित जो समानताएं होती हैं, असमानताएं होती हैं, उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है भाई। तो ये होती है तुलनात्मक विधि। तो तुलनात्मक विधि में क्या होता है, प्राणियों के जो व्यवहार हैं उनसे संबंधित जो समानताएं हैं और असमानताएं, बस उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है कि भाई इसमें क्या क्या समानताएं हैं। अरे कई बार नहीं बोला जाता है कि तुम दोनों भाई बहनों में ये समानता है, तुम दोनों भाइयों में ये समानताएं हैं, यार तेरा भाई तो ऐसा नहीं है, तू ऐसा कैसे है, तो वो एक असमानता हो गई। ऐसी वाली चीज़ें होती है ना, वो इसी विधि के द्वारा होता है कंपेरेटिव मेथड। जैसे विभिन्न वातावरण में पाले गए बालकों की तुलना की जा सकती है, ठीक है। पशुओं तथा मानवों के व्यवहार की भी तुलना की जा सकती है, मनुष्य कैसा व्यवहार करते हैं किसी कंडीशन में, किसी वातावरण में, और पशु पक्षी कैसा करते हैं। दो प्रजातियों के व्यवहार की भी तुलना की जा सकती है, लड़के और लड़कियों के व्यवहार की भी तुलना की जा सकती है। यहीं पर लिंडग्रेन नाम के मनोवैज्ञानिक हैं, वो कहते हैं कि तुलना का अर्थ एक तथ्य को दूसरे तथ्य के साथ रखने और दोनों के निकट संबंध का अध्ययन करने से है। तो तुलना का संबंध, तुलना के बारे में इन्होंने बता दिया, कंपैरिजन के बारे में इन्होंने बता दिया। आगे हम देखें दोस्तों, तुलनात्मक विधि जो है, कंपैरेटिव जो मेथड है ना, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। जिन प्रयोगों को मनुष्य के ऊपर नहीं किया जा सकता, भाई ऐसे प्रयोग जिनको मनुष्य के ऊपर नहीं किया जा सकता है, उन प्रयोगों को पशुओं के ऊपर करके सिद्धांत प्रतिपादित करने की ये एकमात्र विधि है दोस्तों मनोविज्ञान के अंदर, तुलनात्मक विधि। अन्य प्रजातियों के लिए पहले से उपलब्ध ज्ञान के आधार पर व्यवहार को समझना सरल हो जाता है मेरे भाई। इसके बाद में हम देखते हैं तुलनात्मक विधि की कुछ सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं कंपैरेटिव मेथड की, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो लिमिटेशंस है वो है दोस्तों आपकी कौन सी, मनुष्य तथा पशु में स्पष्ट अंतर होने के कारण पशुओं के ऊपर बनाए गए नियमों को यथावत मनुष्य के ऊपर प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अगर भाई समानता होती ना मनुष्य और पशुओं के अंदर, तब तो ठीक था, लेकिन पशु और मनुष्य में पूरी तरह से अंतर दिखाई देते हैं हमारे को। उनके अंदर बुद्धि नहीं होती है पशुओं के अंदर, मनुष्य के अंदर बुद्धि होती है। मनुष्य का शरीर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, पशुओं का स्ट्रक्चर कैसा होता है। मनुष्य के दो हाथ होते हैं, दो पैरों से चल सकता है मनुष्य, लेकिन क्या पशु ऐसा कर सकते हैं। तो बहुत सारे डिफरेंस पाए जाते हैं, रात दिन का फर्क पाया जाता है। इसलिए पशुओं पर जो भी मेथड काम में लिए जाते हैं ना, वो मेथड मनुष्य के ऊपर नहीं ले सकते हैं अपन, ठीक है। विभिन्न प्रजातियों का शारीरिक गठन, अरे भाई यहाँ पे अगर देखें, भाई पशु जो होता है ना, उसको अपन इंजेक्शन लगाते हैं तो वो उछल करके भगता है। क्या मनुष्य के इंजेक्शन लगाते हैं उछल करके भगता है, ऐसे कर देता है, ओ मर गया भाई, ऐसा कर देते हैं, उछल करके थोड़ी भगता है वो। या फिर पशु को तो अपन बांधते भी हैं, बांध करके गाड़ी में एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाते हैं। क्या मनुष्य को ऐसा करना पड़ता है। अरे भाई आप कहीं रूम पे शिफ्ट हो रहे हो पढ़ाई करने के लिए, ठीक, तो आपको ऐसे बांध करके थोड़ी ले जाया जाता है पिकअप के अंदर, नहीं ना। तो बस वही बात है यहाँ पे। विभिन्न प्रजातियों के शारीरिक गठन, वंशानुक्रम, परिस्थितियां भिन्न भिन्न होती हैं, अतः एक प्रजाति से प्राप्त ज्ञान को अन्य प्रजातियों पर प्रयुक्त करते समय पर्याप्त सावधानी की आवश्यकता होती है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद में पांचवा जो मेथड है दोस्तों, वो है अपना उपचारात्मक विधि, क्लिनिकल मेथड। अगर अपन क्लिनिकल मेथड की बात करें तो नाम से पता चल रहा है कि उपचार की बात की जाएगी। यहाँ पे कोई ना कुछ समस्या होगी और उसके उपचार की बात की जाएगी, इसमें समझ गए। तो यहाँ पर प्रतिपादन जो है वो किसने किया उपचारात्मक विधि का, लाइटनर विटमर ने। किसने किया, लाइटनर विटमर ने। देखो कैसे याद करोगे, हमारी कुछ बीमारी हो जाती है, बीमार पड़ जाते हैं अपन, तो डॉक्टर के पास में जाते हैं, क्लिनिक में जाते हैं अपन, तो वहाँ पे डॉक्टर जो है ना, कई बार हमारा मुंह खुलवाता है और हमारी जीभ को चेक करता है, किससे, लाइट से। लाइट डालता है वो हमारी जीभ में, नाक में, इस तरह से देखता है कि क्या कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, ऐसे। तो है ना, याद रखना उपचारात्मक विधि, ऐसे याद रखना, लाइटनर, लाइट याद रहेगी, अब आपको टेंशन ना लो। इसका अन्य नाम जो है वो क्या है, नैदानिक विधि, क्लिनिकल डायग्नोस्टिक मेथड। क्या है भाई, नैदानिक विधि आप इसको कह सकते हैं, क्लिनिकल डायग्नोस्टिक मेथड आप इसको कह सकते हैं, ये याद रखोगे। उपचारात्मक विधि एक चिकित्सा शास्त्र की विधि है, ये भी याद रखोगे, समझ ही गए हैं अपन, चिकित्सा शास्त्र की विधि है। ये विधि एक व्यक्तिगत अध्ययन की विधि भी है दोस्तों। इसमें जटिलताओं से संबंधित कारणों का अध्ययन करके कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। व्यक्तिगत अध्ययन की विधि से मतलब है इंडिविजुअल मेथड है ये, ठीक है, इंडिविजुअल स्टडी मेथड आप इसको कह सकते हो, एक व्यक्ति के ऊपर एक बार में। इसके अंदर जटिलताओं से संबंधित कारण, भाई कोई भी प्रॉब्लम्स है ना, उनसे संबंधित कारण क्या है, उस कारण को जानने का प्रयास किया जाता है और फिर समस्या का समाधान किया जाता है।
भाई आप डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाते हो, ऐसा थोड़ी है कि डॉक्टर मैं बीमार पड़ गया, अब डॉक्टर आपसे कुछ ही नहीं पूछेगा कि भाई क्या हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है या बुखार हो रहा है या क्या हो रहा है, नहीं आपने बताया, बस आपने डायरेक्ट डॉक्टर को जाके बोल दिया कि डॉक्टर साहब मैं तो बीमार हो गया हूँ, और डॉक्टर साहब ने दवाई लिख दी जो ठीक है चलो, उससे आपका निदान हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा ना। कब हो पाएगा? जब आप जाओगे डॉक्टर के पास में, पर्ची वर्ची कटा के जाओगे, डॉक्टर को आप बोलोगे डॉक्टर साहब मेरे फीवर हो रहा है 2 दिन से, तेज सर्दी भी लग रही है और कोल्ड भी हो रहा है, हेडेक भी हो रहा है, मेरे कई सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कमजोरी भी आ रही है शरीर के अंदर, तो आप देखिए सर क्या हो रहा है। फिर डॉक्टर क्या करेगा, आपका क्लिनिकल मेथड अपनाएगा, ब्लड प्रेशर वगैरह आपका नापेगा, कुछ आपकी जांच करवाएगा, रिपोर्ट आएगी, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको दवाई मिलेगी, तभी तो होगा ना एक सिस्टमेटिक तरीके से तो ट्रीटमेंट आपका। तो बस वही चीज़ यहाँ पर भी काम करती है कि व्यक्तिगत विधि है, ये व्यक्तिगत अध्ययन की विधि है। जो भी समस्याएं हैं उनसे संबंधित जो कारण है उनके अध्ययन करके उनका पता लगा करके कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद में उपचारात्मक विधि की 3 आवश्यकताओं पर कार्य किया जाता है। उपचारात्मक विधि जो है, मेथड जो है, 3 आवश्यकताएं होती हैं जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। एक तो निदान यानी कि डायग्नोसिस जो दिया जाता है ना, ये क्या होता है, कारणों की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है इसमें, कि कारण क्या है प्रॉब्लम के पीछे का वो जाना जाता है। फिर उसके बाद में विहितीकरण आता है दोस्तों, जिसको अपन प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो इसमें कठिन पक्षों का अवबोध किया जाता है, भाई समस्या कहाँ पर है उस पक्ष को देखा जाए। भाई तुम्हारे मान लीजिए जो हाथ है उसमें दर्द हो रहा है, या फिर तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है आपके, तो डॉक्टर ऐसा थोड़ी ना है कि तुम्हारे पेट दर्द की दवाई दे देगा, सर दर्द की दे देगा ना। सर दर्द की दवाई देगा तो वो डायरेक्ट सर के अंदर, जब भी वो ब्लड के अंदर आपके मिल करके दवाई जो है सर में जाएगी तो वो आपके अफेक्ट करेगी, वहाँ पे क्या करेगी, वहाँ पे फर्क डालेगी आपके दर्द में, आपका जो पेन है वो ठीक हो जाएगा उससे। तो वो होता है विहितीकरण। एक होता है उपचार, रेमेडी, अपक्रिया में सुधार लाने का प्रयास किया जाता है। फिर ये सारा काम करने के बाद में तो मल फंक्शनिंग होता है, ये अपक्रिया जो होता है, तो इसमें सुधार लाने का। तो 3 प्रकार का आपका उपचारात्मक विधि से काम किया जाता है। व्यक्ति की व्यवहारात्मक समस्याओं का अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से करने की एकमात्र विधि है। कौन सी विधि? उपचारात्मक विधि। उसके बाद में इसके उद्देश्य देख लेते हैं। उपचारात्मक विधि का प्रयोग जो है करने वालों का उद्देश्य ये मालूम करना होता है कि व्यक्ति की विशिष्ट आवश्यकताएं क्या हैं, उसमें उत्पन्न होने वाली जटिलताएं जो हैं उनके क्या कारण हैं, और उनको दूर करके व्यक्ति को किस प्रकार सहायता दी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई सारी बातें। आगे चलते हैं अपन, इसके अंदर कुछ गुण देख लेते हैं इसके उपचारात्मक विधि के। एक तो बाल अपराधी बालकों के लिए, दोस्त तो क्या ही हैं इसके, बहुत हकलाने वाले बालकों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका उपचार इसके द्वारा किया जा सकता है काफ़ी हद तक उपचारात्मक विधि के द्वारा। पढ़ने में बेहद कठिनाई का अनुभव करने वाले बालकों के लिए, गंभीर संवेगों के शिकार होने वाले जो बालक है उनके लिए उपचारात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। छठी जो विधि है दोस्तों अपनी, वो है विकासात्मक विधि। ठीक है, यानी कि जेनेटिक मेथड आप इसको कह सकते हैं, या फिर आप इसको डेवलपमेंटल मेथड भी कह सकते हो भाई। देखिए इसका जो प्रतिपादन है वो किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। किसने किया था भाई? ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। और इसका जो अन्य नाम है वो है उत्पत्ति मूलक विधि या जेनेटिक विधि, जेनेटिक मेथड। अब उत्पत्ति मूलक विधि मतलब जेनेटिक रूट मेथड आप इसको बोल सकते हो। इसमें मुख्यतः विकास की विभिन्न अवस्थाओं में विकास के विभिन्न आयामों का अध्ययन किया जाता है, जो भी एस्पेक्ट हैं उनका अध्ययन किया जाता है। विकासात्मक विधि के अंतर्गत मुख्यतः 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है। एक तो अनुप्रस्थ काट विधि, एक होती है कालक्रमानुकृत विधि, और एक होती है क्रमवार विधि, या फिर इसको अपन कह सकते हैं क्रॉस सेक्शन मेथड। क्या कह सकते हैं भाई? क्रॉस सेक्शन मेथड कह सकते हैं अपन इसको। कालानुक्रमिक विधि जो है इसको अपन कह सकते हैं दोस्तों क्रोनोलॉजिकल मेथड। क्या कह सकते हैं? क्रोनोलॉजिकल मेथड अपन इसको कह सकते हैं। और आपका क्रमवार विधि जो है ये आपका हो जाएगा क्या? सिक्वेंसली मेथड। तो सबसे पहले अपन देखते हैं क्रमवार विधि को, है ना। क्रमवार विधि को देखते हैं। इस विधि में किसी समूह पर कुछ साल या माह बाद पुनः अध्ययन किया जाता है तथा कुछ समय अंतराल पर उस समूह में कुछ नए लोगों को अध्ययन में शामिल कर लेते हैं। समझ में आ गई बात? गैरेट ने क्या कहा है यहाँ पे? इस प्रकार के अनुसंधान का अनेक वर्षों तक किया जाना अनिवार्य है, इसलिए ये जो अनुसंधान है क्या है दोस्तों? बहुत ही ज़्यादा महंगा है मेरे भाई। क्या है? बहुत ज़्यादा महंगा है। उसके बाद में दोस्तों अपना आता है कालानुक्रमिक विधि 2 नंबर पे।
इस विधि में लंबे समय तक व्यक्तियों के एक समूह का ही अध्ययन किया जाता है, काफी लंबे टाइम तक एक ही समूह पर अध्ययन किया जाता है। जैसे जीन पियाजे ने अपने 3 बच्चों के व्यवहार का लंबे समय तक निरीक्षण करके संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादन किया था, कोग्निटिव डेवलपमेंट का प्रतिपादन किया था। तो ये कालानुक्रमिक विधि के अंतर्गत आता है। ठीक, उसके बाद में अनुप्रस्थ काट विधि जो है, इस विधि में भिन्न भिन्न आयु वर्ग के बच्चों का अध्ययन एक ही समय पर किया जाता है। अलग अलग आयु वर्ग के, कोई 5 साल के बच्चों का कम एक समूह ले लिया, 10 साल के बच्चों का समूह ले लिया, 8 साल के बच्चों का समूह ले लिया, 14 साल के बच्चों का समूह ले लिया। इस तरह से जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 30 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों पर स्मृति परीक्षण करना, मेमोरी टेस्ट करना, तो ये अनुप्रस्थ काट विधि के अंतर्गत आएगा। समझ में आई बात? आगे चलते हैं। अगली जो विधि है दोस्तों अपनी आती है ऑब्जर्वेशनल मेथड, यानी कि निरीक्षण विधि के बारे में अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। निरीक्षण जो विधि है, ऑब्जर्वेशनल जो मेथड है आपका, ये क्या है ना, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के मुताबिक चलता है। छात्रों को मानसिक और शारीरिक रूप से सक्रिय रखने का एक आप मेथड मान सकते हो, तरीका मान सकते हो। इस विधि में क्या होता है, छात्र किसी घटना का निरीक्षण करते हैं और अपने विचारों के मुताबिक उनमें बदलाव भी करने का प्रयोग करते हैं। ठीक, इस विधि का प्रतिपादन किया था जे.बी. वाटसन ने। अमेरिका के थे जे.बी. वाटसन, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों में सबसे अग्रणी मनोवैज्ञानिक। सर्वाधिक काम व्यवहारवाद के अंदर जो किया वो वाटसन ने किया। निरीक्षण का शाब्दिक अर्थ ध्यानपूर्वक देखना। अन्य नाम जो है वो है अवलोकन विधि, प्रेक्षण विधि और बहिर्दर्शन विधि। इसी विधि को कहा जाता है। यहाँ पर आपको बहिर्दर्शन का नाम भी मिल सकता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यहीं पर आपको प्रेक्षण का नाम भी मिल सकता है और यहीं पर आपको किसका नाम मिल सकता है, अवलोकन का भी नाम मिल सकता है। इस विधि में बाह्य रूप से प्राणी के व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है। ठीक है, उपर्युक्त छोटे बालकों, पशुओं और पागलों के अध्ययन के लिए भी ये उपयुक्त है, ये वाली विधि निरीक्षण विधि। बहिर्दर्शन विधि जो है, व्यक्ति के आचरण का अवलोकन करके उसके आचरण का कारण जानना ही बहिर्दर्शन कहलाता है। क्या होता है बहिर्दर्शन? व्यक्ति का जो आचरण है, जो बिहेवियर है, उसका अवलोकन करके उसके बिहेवियर का कारण जानना ही क्या कहलाता है, बहिर्दर्शन कहलाता है। भाई कोई व्यक्ति कैसा व्यवहार कर रहा है, कैसा आचरण कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है ऐसा व्यवहार या आचरण, तो उसके पीछे का कारण जाना जाता है और उसी चीज को बहिर्दर्शन कहा जाता है। समझ में आ गई बहिर्दर्शन किसे कहते हैं? तो बहिर्दर्शन विधि यहाँ पर बात कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशनल मेथड को ही बहिर्दर्शन विधि कहा जाता है। प्रेक्षण विधि भी इसी को कहा जाता है और अवलोकन विधि भी और निरीक्षण विधि भी इसी को कहा जाता है। अब देखो, निरीक्षण विधि या बहिर्दर्शन विधि या ऑब्जर्वेशनल मेथड के 2 प्रकार होते हैं। एक तो औपचारिक निरीक्षण और एक होता है अनौपचारिक निरीक्षण। औपचारिक जो होता है, ये नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाने वाला परीक्षण होता है। ये परीक्षण जब किया जाता है तो परिस्थितियां जो होती है ना, नियंत्रण में होती है, कंट्रोल्ड होती हैं, अपने ही कंट्रोल में होती है। अनौपचारिक जो परीक्षण होता है, ये अनियंत्रित परिस्थितियों में किया जाने वाला परीक्षण होता है। मतलब जहाँ पे सब कुछ अपने हाथ में नहीं होता है, जो प्रयोगकर्ता होता है ना, उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे परिस्थितियाँ अनियंत्रित होती हैं। और औपचारिक निरीक्षण जो होता है ना, वहाँ पे परिस्थितियाँ बिल्कुल प्रयोगकर्ता के हाथ में होती हैं। वो जैसा चाहे एनवायरनमेंट बना करके क्या कर सकता है, निरीक्षण कर सकता है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर। प्रश्न कह सकता है कि किसी बच्चे का विद्यालय के मैदान में खेलते हुए निरीक्षण करना किस प्रकार का निरीक्षण होता है? तो आप बताओ मेरे को कमेंट बॉक्स में क्या क्या आंसर आएगा। मैं कह रहा हूं कि किसी बच्चे का विद्यालय के मैदान में खेलते हुए निरीक्षण करना किस प्रकार का निरीक्षण है दोस्तों? वो है आपका औपचारिक निरीक्षण। क्या कहलाएगा? वो आपका औपचारिक निरीक्षण कहलाएगा मेरे भाई, याद रखना यहाँ पे। तो ये इस प्रकार के जो निरीक्षण होते हैं वो औपचारिक निरीक्षण होते हैं। अब बच्चा विद्यालय में खेल रहा है, खेल के मैदान में, तो वहां पे परिस्थितियां प्रयोगकर्ता के कंट्रोल में है। और एक परिस्थिति ऐसी बन सकती है, मान लीजिए आपको कोई एक ऐसा सीन दे दिया गया जहां पे आपसे कहा जाता है कि एक भीड़ में जाना है आपको, और उस भीड़ के अंदर पत्रकार बनकर के रूप में जाना है। वहां पे बहुत सारी चीजें आपको करनी है, उस नेता से ये बातें उगलवानी है। तो हो सकता है काम हो भी जाए, नहीं भी हो, तो परिस्थितियां आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन वहां पे तो बस यही फर्क है औपचारिक निरीक्षण और अनौपचारिक निरीक्षण के अंदर। अब इनके गुण देख लेते हैं अपन, निरीक्षण विधि के गुण और फिर दोष देखेंगे। पहली बात अपन गुणों की बात करते हैं। तो निरीक्षण वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, और आपका वैज्ञानिक भी होता है। मितव्ययी और विश्वसनीय भी होता है निरीक्षण। मितव्ययी अपन बोले तो इसको अपन बोल सकते हैं इंग्लिश में अपन इसको बोल सकते हैं फ्रगल, ठीक है। और आपका ट्रस्टेबल भी मेथड है ये निरीक्षण विधि। निरीक्षण क्रमबद्ध और नियोजित होता है। निरीक्षण जो होता है आपका सिस्टमेटिक होता है,
ठीक है, और प्लान्ड भी होता है, ऑलरेडी प्लान किया हुआ होता है, तो क्रमबद्ध भी होता है और नियोजित भी होता है। ध्यान रखिएगा, ये निरीक्षण विधि के क्या है, गुण है। आगे दोस्तों अगर अपन बात करते हैं निरीक्षण विधि के दोष की, तो व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करना यहाँ पर असंभव है। व्यक्तिगत समस्याएं मतलब एक व्यक्ति का एक साथ में समाधान आप नहीं कर सकते। प्रशिक्षित निरीक्षणकर्ताओं की यहाँ पर कमी भी होती है, मतलब निरीक्षणकर्ता भी तो चाहिए, जिनको निरीक्षण करना भी तो आए, तो उनकी कमी है। आंतरिक व्यवहार व अचेतन मन का अध्ययन करना भी असंभव है। जो मनुष्य का आंतरिक व्यवहार होता है, आप किसी के आंतरिक व्यवहार को जान सकते हो क्या? जब इंसान की हकीकत आपके सामने आती है ना, तभी तो आप जान पाते हो कि यार ऐसा तो नहीं लगता था, तूने इतना बड़ा धोखा किया मेरे साथ में। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं दोस्तों आपकी आंतरिक व्यवहार में आती हैं। अचेतन मन का अध्ययन करना, ये भी बस की बात नहीं है। निरीक्षण विधि के अंदर जो हमारा अचेतन मन होता है उसका अध्ययन कैसे किया जा सकता है? ना तो खुद कर सकते ना सामने वाला कर सकता। तो ये सब चीज़ें होती हैं। आगे चलते हैं। 8वीं जो विधि है अपनी वो है परीक्षण विधि, टेस्ट मेथड। ये नवीन विधि है और आधुनिक विधि है भी, ठीक है। तो ये मनोवैज्ञानिक विधि भी है फिर, ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो है ही है। ये विधि प्रयोगात्मक विधि के अंतर्गत आती है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंतर्गत आएगी। अनुसंधान की सर्वोत्तम विधि इसको माना जाता है भाई, परीक्षण विधि को याद रखिएगा। इस विधि के प्रयोगकर्ता सबसे पहले अपने अनुसार परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? अपने अनुसार क्या करते हैं? परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। परीक्षण विधि के दोष अगर अपन देखें, डिमेरिट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट मेथड जो है, इसके अगर अपन दोष देखते हैं तो भारतीय विद्यालयों में संसाधनों का अभाव पाया जाता है, ओके, जिससे परीक्षण विधि उचित उपयोग यहाँ पर परीक्षण विधि का नहीं हो पाता है। हमारे सरकारी विद्यालयों में तो बहुत सारा अभाव पाया जाता है, इतना फंड ही नहीं आता है एक्सपेरिमेंट के लिए कि बहुत सारी चीज़ें ला करके विद्यालय में रखी जाएं, और कुछ थोड़ा बहुत फंड आता है तो जो अधिकारी वगैरह होते हैं वो उसको पूरा कर जाते हैं, तो काम हो ही नहीं पाता है विद्यालयों के अंदर। जैसे अगर हम बात करें परीक्षण विधि के माध्यम से पाठ्यक्रम को निर्धारित समय में पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि परीक्षण संबंधी प्रयोगों में अधिक समय लगता है। भाई परीक्षण करने में तो समय ज़्यादा ही लगेगा, तो पाठ्यक्रम संबंधी जो भी निर्धारित समय है वो पूरा नहीं हो पाएगा, ये इसका दोष है। उसके बाद में सभी विषयों का परीक्षण विधि के माध्यम से अधिगम नहीं किया जा सकता है। भाई हिंदी का आप परीक्षण करके क्या करोगे? हिंदी तो आपको भाषा वैसे पढ़नी है, इसलिए ये विधि भाषा संबंधी अधिगम में व्यापक रूप से प्रयुक्त नहीं हो पाती है, ठीक। उसके बाद में परीक्षण विधि द्वारा अधिगम को प्रभावशाली बनाने में शिक्षक, विद्यालय और परिवार की भूमिका होती है। तीनों ही चीज़ों की भूमिका होती है इसमें। टीचर का भी रोल होता है, स्कूल का भी रोल होता है और फैमिली का भी रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे विद्यालय में प्रयोगशाला की व्यवस्था की जाए, अरेंजमेंट ऑफ लेबोरेटरी इन स्कूल, तो अगर विद्यालय में प्रयोगशाला की व्यवस्था की जाए तो बच्चे को यहाँ पर बहुत सारे आप लोग प्रशिक्षण दे सकते हो। विद्यालय में निर्देशन की व्यवस्था भी हो, भाई प्रयोगशाला की व्यवस्था है तो निर्देशित भी तो करें, बच्चे को गाइडेंस भी तो देना चाहिए, तो ये होना चाहिए। छात्रों को परीक्षण के अवसर भी देने चाहिए। भाई ऐसा थोड़ी है कि आप विद्यालय में चलो प्रयोगशाला आपने बना दी, सामान वामान रख दिया, लेकिन आप बच्चों को परीक्षण करवा ही नहीं रहे हो, तो बच्चों को अपॉर्चुनिटी देना जरूरी है एक्सपेरिमेंट की। उसके बाद में शिक्षक का सकारात्मक व्यवहार भी चाहिए होता है इसमें। कोई बच्चा गलती कर रहा है ना, तो उसको ऐसे डांटे नहीं, एक पॉजिटिव बिहेवियर दिखाना होगा टीचर को यहाँ पे बच्चे के प्रति, क्योंकि बच्चा गलतियां करके सीखेगा। क्योंकि यहाँ पर तो आप क्या कर रहे हो, एक लेबोरेटरी में सिखा रहे हो, तो वहाँ पर गलतियां होना लाजमी है। गलतियां नहीं होंगी तो फिर बच्चा सीखेगा कैसे? छात्रों की प्रयोग में सहायता भी होती है यहाँ पे। तो बच्चों का जो प्रयोग होता है, बच्चे जो प्रयोग करते हैं, उसमें एक टीचर को सहायता भी करनी चाहिए, ठीक है, स्टूडेंट की हेल्प भी करनी चाहिए। स्व अनुभव की प्रेरणा, जो खुद का अनुभव होता है, सेल्फ जो आपका एक्सपीरियंस होता है, उसके अंदर प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करना चाहिए बच्चों को लेकर के। स्वमूल्यांकन के लिए प्रोत्साहित, बच्चों को स्वमूल्यांकन, बच्चों का खुद का सेल्फ एवल्यूशन करने को लेकर के टीचर का एक दायित्व बनता है, एक फैमिली का दायित्व बनता है, स्कूल का दायित्व बनता है कि वो उनको प्रोत्साहित करे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं तुमसे नहीं होगा, भग जाओ यहाँ से, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों परीक्षण विधि के द्वारा अधिगम को प्रभावशाली बनाने में शिक्षक, विद्यालय और परिवार की जो भूमिकाएं होती हैं, ये इंपॉर्टेंट भूमिकाएं हैं सारी की सारी, इनको भी आप ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों अपनी आती है 9 नंबर की जो विधि है वो है सांख्यिकी विधि, यानी कि स्टैटिस्टिकल मेथड। अब अपन देखते हैं, इसका एक अन्य नाम है दोस्तों, इसको हम सर्वे मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वे मेथड भी हम इसको कहते हैं, सर्वेक्षण विधि भी कह सकते हैं। सांख्यिकी विधि को गणित के सिद्धांतों पर काम करती है। आधुनिक और सर्वाधिक प्रचलित विधि यही है, जो मॉडर्न जो जमाना चल रहा है ना ये वाला, इसके अंदर ये विधि बड़ी काम आती है। इसका प्रतिपादन किया था R.A. फिशर ने, कार्ल पियर्सन और रोक्स ने। R.A. फिशर, कार्ल पियर्सन और रोक्स, इन मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया था? सांख्यिकी विधि का प्रतिपादन किया था।
सांख्यिकी के प्रयोग से मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के परिणाम निष्पक्ष, विश्वसनीय और वैध बन जाते हैं और उनके आधार पर भविष्यवाणियां भी करना संभव होता है। इसलिए यह विधि बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। सांख्यिकी विधि का प्रयोग की अगर अपन बात करते हैं तो दोस्तों इस विधि का प्रयोग जो है किसी समस्या या परीक्षण से संबंधित तथ्यों को एकत्रित करके उनका विश्लेषण करते हुए परिणाम निकालने के लिए किया जाता है। तो आपको पता लग गया ना सांख्यिकी विधि का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि कोई भी समस्या आ रही है, बच्चों को कोई समस्या आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे संबंधित कोई भी तथ्य हैं उनको एकत्रित किया जाता है कि उस समस्या का कैसे निवारण किया जा सकता है, इसके लिए क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या रूल्स है, क्या क्या चीज़ें हमें फॉलो करनी पड़ेगी, कौन सी स्टेप के द्वारा इस समस्या का समाधान हो सकता है। ठीक है भाई, फॉर एग्जाम्पल आप कोई मैथ का सवाल सोल्व कर रहे हो, तो उस सवाल में आपने चलो मान लिया यहाँ तक आप पहुँच गए, 3-4 लाइन तक आपने सोल्व कर दिया, लेकिन फिर आपकी समस्या आ गई, तो क्या करेंगे आप? कोई बुक उठाएंगे, उससे संबंधित कोई फॉर्मूलाज देखेंगे, वो लगा करके चेक करेंगे, कुछ आप अध्ययन सामग्री इकट्ठी करेंगे, कोई वीडियो देखेंगे, कुछ और करेंगे, तो आपको फिर कहीं जा करके समझ में आएगा। तो ऐसा ही यहाँ पर होता है कि कोई भी समस्या है या परीक्षण कर रहे हो आप लोग, तो उससे संबंधित तथ्यों को एकत्रित करके उनका विश्लेषण करते हुए परिणाम निकालने के लिए किया जाता है। तो आपका जो आंसर है फिर आ जाएगा क्वेश्चन का। इस विधि में सामाजिक और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन गणना और अनुमान के आधार पर तथ्यों और आंकड़ों द्वारा किया जाता है। अगली विधि है दोस्तों साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू मेथड। देखो नाम से पता लग गया और इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें बताने की जरूरत नहीं है, सिंपली याद रखो इसका प्रतिपादन किसने किया था, जनक कौन है, फादर कौन है, विलियम आर मिलर और स्टीफन रोलनिक। तो विलियम आर मिलर और आपका स्टीफन रोलनिक। ठीक है, ये दो मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। प्रयोग जो है साक्षात्कार विधि का वो किया जाता है किसी भी समस्या के समाधान के लिए व्यक्ति से आमने सामने भेंट करके विचारों का विनिमय करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे मान लीजिए कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम देने जाते हैं। ठीक है भाई, किसका एग्जाम देने जाते हैं? कॉलेज लेक्चरर का। जैसे आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, अब इंटरव्यू जो है वो आपका साक्षात्कार ही होता है। तो वहाँ पर क्या किया जाता है, सामने आपके 3-4 टीचर बैठे होते हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो बैठे होते हैं आपसे संबंधित। भाई आप किस सब्जेक्ट से गए हो, वहाँ पे मान लीजिए कॉमर्स से गए हो, हिस्ट्री से गए हो, मैथ से गए हो, साइंस से गए हो, या फिर ज्योग्राफी से गए हो, किसी भी हिंदी से गए हो, संस्कृत से, उर्दू से, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के आप गए हो वहाँ पे इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ पे आपके सब्जेक्ट से रिलेवेंट वहाँ पर कोई ना कोई टीचर आपको जरूर मिलेंगे। वो आपको बहुत सारे सवाल पूछेंगे, तो आपको सामने बिठा लेंगे, तो आपके विचारों को जानना चाहेंगे, वो आपके विचारों का आदान प्रदान, विचार विनिमय होगा वहाँ पे आप दोनों का, आप सबका। तो उसी को कहते हैं, ये प्रयोग आपका साक्षात्कार विधि होता है। व्यक्ति की संवेदनाओं को जानने की सबसे उत्तम विधि यही होती है, जो कि आज भी बहुत अच्छे तरीके से काम में ली जाती है। यूपीएससी में भी चलते हैं इंटरव्यू वगैरह, बड़ी एग्जाम्स के अंदर इंटरव्यू चलते हैं सभी में। तो साक्षात्कार विधि जो है इसमें कुछ सावधानियां भी बरती जाती हैं, जैसे प्रश्न सरल एवं स्पष्ट, अर्थ तथा छोटे होने चाहिए। ठीक है, जो क्वेश्चंस हैं वो इजी होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, छोटे अर्थ मतलब अच्छे अर्थ वाले होने चाहिए, सामने वाले को समझ में आने चाहिए। द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मतलब ऐसे शब्द जिनका 2 अर्थ निकले, ऐसे शब्दों को साक्षात्कार विधि में नहीं लेना चाहिए। सामने वाला कंफ्यूज हो सकता है कि क्या उत्तर बताऊं, इसका इस हिसाब से उत्तर बताऊं या उस हिसाब से उत्तर बताऊं। उत्तरदाता को ठेस पहुंचाने वाले क्वेश्चन भी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में इस विधि के 2 प्रकार बताए गए हैं, एक तो संरचित साक्षात्कार विधि, इसमें क्या होता है प्रश्नों का क्रम निश्चित होता है, और एक होता है असंरचित साक्षात्कार विधि, इसमें प्रश्नों का क्रम निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित क्रम के प्रश्न होते हैं। 10वां प्रश्न आपको पहले पूछा जा सकता है, 5वां प्रश्न आपको लास्ट में पूछा जा सकता है, पहला प्रश्न आपको 8वें नंबर पर पूछा जा सकता है। इस तरह से कोई साक्षात्कार विधि जो है वो असंरचित विधि में आएगी। तो असंरचित विधि जो है आपकी, ऐसे ध्यान रखना, संरचित में तो आपका क्या होता है क्रम निश्चित होता है, और असंरचित में क्रम आपका निश्चित नहीं होता है। भाई ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। उसके बाद में दोस्तों अगर अपन बात करें प्रश्नों के प्रकारों की, है ना भाई, तो प्रश्नों के प्रकारों की बात करें तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं, एक तो अप्रतिबंधित प्रश्न होते हैं। क्या होते हैं? अप्रतिबंधित क्वेश्चन होते हैं, मतलब कि ओपन क्वेश्चन, और एक प्रश्न होते हैं प्रतिबंधित प्रश्न, क्लोज्ड क्वेश्चन।
तो जो अप्रतिबंधित प्रश्न होते हैं ना, ऐसे प्रश्नों का क्या सीन होता है, देखिए यहाँ पे ऐसे प्रश्नों में उत्तर नहीं दिए हुए होते हैं। क्या नहीं दिए हुए होते हैं? उत्तर नहीं दिए हुए होते हैं। उत्तरदाता मुख्य होकर के विचार व्यक्त करेगा। उत्तरदाता पर ही मतलब आप इंटरव्यू देने जाओगे, आपके ऊपर ही छोड़ दिया जाएगा कि आप उत्तर दो, ये प्रश्न है, अब उत्तर दीजिए। जैसे सती प्रथा पर अपनी राय दीजिए। आप हिस्ट्री के टीचर हैं, आपसे कहा गया कि बताओ सती प्रथा के बारे में आप क्या जानते हैं, अपनी राय दीजिए। तो आप सती प्रथा में बहुत सारे जो समाज सुधारक हुए, राजा राम मोहन राय हुए हैं, उनके बारे में कुछ बताओगे। उन्होंने ये काम किए थे सती प्रथा को लेकर के, बहुत सारी चीज़ें हैं वो आप बताओगे। तो ये इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, बस क्वेश्चन बता करके छोड़ दिया जाता है, तो ये अप्रतिबंधित प्रश्न होते हैं इसमें। दूसरा जो प्रश्न है प्रतिबंधित प्रश्न, मतलब क्लोज क्वेश्चन, इसमें ऐसे प्रश्नों में उत्तर दिए रहते हैं और उत्तरदाता उन्हीं उत्तरों में से एक का चुनाव करता है। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे देंगे कि प्रौढ़ शिक्षा धन का अपव्यय है या नहीं, तो हाँ या ना में आपको आंसर देना है, यस और नो। फिर वहां पर आपसे कहा जाएगा, अगर आपने यस कर दिया ना, तो वहां पर और आगे पूछेगा वो कि बताइए रीजन क्या है, रीजन बता दीजिए इसके पीछे का। तो फिर आपसे क्वेश्चन हाँ और ना में आप जवाब देंगे तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए किस कारण से प्रौढ़ शिक्षा धन का अपव्यय है या नहीं है, कैसे है, तो आपकी क्या राय है इस पे, ये होता है। उसके बाद में साक्षात्कार विधि के कुछ अपन मेरिट से देख लेते हैं, कुछ गुण देख लेते हैं। तो गुणों की अगर अपन बात करें तो इस विधि द्वारा बाह्य एवं आंतरिक मनोभावों को ज्ञात किया जा सकता है। जो मनोभाव बाहर से हमारे दिखते हैं, जो संवेग दिखते हैं, और जो हमारे आंतरिक चीजें होती हैं, मनोभाव होते हैं, उनको ज्ञात किया जा सकता है साक्षात्कार विधि के द्वारा। सामने वाले कैसे भी आपसे कुछ भी उगलवा सकते हैं, भाई बोलते हैं ना कि यार वो व्यक्ति है, मतलब बैठता है ना, तो मतलब कुछ भी बुलवा लेता है, अपने से उगलवा लेता है, अच्छी हमारी जो सत्य बातें हैं, जो हमारी प्राइवेट बातें हैं, वो भी उगलवा लेता है उसके सामने, तो वो वाली होती है। तो उनको क्वेश्चन पूछने के तरीके से ये सब चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं। इस विधि द्वारा अशिक्षित व्यक्तियों का विचार ज्ञात कर सकते हैं। जो व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं होते हैं ना, उनके विचार भी आप ज्ञात कर सकते हो साक्षात्कार विधि से, क्योंकि वो सवाल तो समझते ही हम क्या पूछ रहे हैं उनको, तो उसके द्वारा वो क्या मतलब अपना मत रखते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो उनके द्वारा हम देख सकते हैं कि इनकी सोच कैसी है, ये कैसा सोचते हैं, उनके विचारों का हम ज्ञान कर सकते हैं। सामाजिक समस्याओं को दूर करने में भी हेल्पफुल होती है ये वाली विधि, और निदानात्मक कार्यों में भी उपयुक्त होती है। निदान भी किया जा सकता है बहुत सारी समस्याओं का। अब इस विधि के कुछ डिमेरिट्स देख लेते हैं, कुछ दोष देख लेते हैं साक्षात्कार विधि के, इंटरव्यू मेथड के। तो इस विधि में समय एक तो ज़्यादा लगता है, समय ज़्यादा लगेगा। साक्षात्कार विधि द्वारा मानसिक रोगियों व बच्चों के विचार को नहीं जाना जा सकता है। जो बच्चों के विचार होते हैं उनको नहीं जान सकते, क्योंकि बच्चों के विचार स्थायी नहीं होते हैं, 1 मिनट में भूल जाएंगे वो कि 1 मिनट पहले क्या बोला था बच्चों ने। तो मानसिक रोगी जो होते हैं उनका भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि मस्तिष्क मानसिक रोगी हैं, उनका तो क्या ही ट्रीटमेंट होगा इस विधि से। साक्षात्कार विधि द्वारा अधिक विश्वसनीय परिणाम भी प्राप्त नहीं हो सकते हैं। ज़्यादा विश्वसनीय विधि नहीं है ये, ऐसे मान सकते हैं साक्षात्कार विधि को। तो ये इसका एक दोष है, डिमेरिट है। अगली जो विधि है मेरे भाई आपकी, वो है प्रश्नावली विधि, क्वेश्चनरी मेथड। अब क्वेश्चनरी मेथड को देखते हैं, प्रश्नावली विधि को। इसका जनक तो है वुडवर्थ। प्रश्नावली विधि का जनक कौन है भाई? वुडवर्थ है। आदि जनक कौन है? सुकरात है। तो एक तो जनक हो गया, एक आदि जनक हो गया। तो प्रश्नावली विधि का जनक तो हो गया वुडवर्थ और आदि जनक हो गया सुकरात। शिक्षा मनोविज्ञान में प्रश्नावली विधि का प्रयोग किसने किया? तो वुडवर्थ ने किया। ये बात ध्यान रखना भाई, यहाँ पर कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन बन सकता है आपके। देखो 3 चीजें कंफ्यूज कर रही है यहाँ पे। एक तो जनक कौन है प्रश्नावली विधि का? वुडवर्थ है। आदि जनक पूछ लेगा तो वो सुकरात आपको बताना है, क्योंकि पुराने ये दार्शनिक हुए हैं, बहुत पुराने समय के। शिक्षा मनोविज्ञान में प्रश्नावली विधि का प्रयोग किसने किया था? तो ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है इन दोनों में से, इसीलिए मैंने इसको बोल्ड कर रखा है। समस्याओं से संबंधित प्रश्नों की प्रश्नावली बना करके छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाना, ये होता है प्रश्नावली विधि। मतलब कोई भी समस्याएं हैं उनसे संबंधित प्रश्नों की प्रश्नावली बना दी जाती है और फिर बच्चों के सामने उसको प्रस्तुत किया जाता है कि बताओ अब इन प्रश्नों के उत्तर। तो यहाँ पे क्या होता है ना, 4 प्रकार की प्रश्नावलियां दी हुई होती हैं मेरे भाई। कितने प्रकार की प्रश्नावली के प्रकार होते हैं? 4। अब इनके अंदर 4 प्रकारों में एक तो प्रकार होता है खुली या मुक्त प्रश्नावली, ओपन क्वेश्चनरी मेथड। तो जो खुली प्रश्नावली है इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, ओपन क्वेश्चनरी। ठीक है, ओपन क्वेश्चनरी मेथड। इसमें क्या होता है, देखिए इस प्रश्नावली को असीमित अथवा अप्रतिबंधित प्रश्नावली भी कहा जाता है। असीमित भी होती है और अप्रतिबंधित भी होती है, कोई प्रतिबंध नहीं होता है मतलब इस पे। तो इसी को कहते हैं खुली या अप्रतिबंधित प्रश्नावली या असीमित प्रश्नावली। ये प्रश्नावली बंद प्रश्नावली के बिल्कुल विपरीत होती है, अपोजिट होती है। खुली प्रश्नावली में केवल प्रश्न होते हैं और उत्तर के लिए स्थान रिक्त छोड़ दिया जाता है। उत्तर देने वाले व्यक्ति पर उत्तर देने के लिए कोई
बंधन नहीं होता है, कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि आप उत्तर ही दो। वो अपनी इच्छानुसार उत्तर दे भी सकता है और उनको प्रश्नों को छोड़ भी सकता है। वो उस उत्तरदाता के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए इसको खुली प्रश्नावली कहा जाता है, मुक्त प्रश्नावली कहा जाता है, स्वतंत्र प्रश्नावली कहा जाता है इसको, या अप्रतिबंधित, कोई प्रतिबंधित नहीं होता, या असीमित होती है। समझ गए, नाम से पता लग रहा है इन चीज़ों के बारे में हमारे को। उसके बाद में अगर अपन देखते हैं तो प्रतिबंधित बंद प्रश्नावली आती है। कौन सी आती है? प्रतिबंधित बंद प्रश्नावली। बंद प्रश्नावली को सीमित अथवा प्रतिबंधित प्रश्नावली भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? बंद प्रश्नावली को सीमित कहा जाता है और आपकी प्रतिबंधित प्रश्नावली भी कहा जाता है। मतलब यहाँ पे प्रतिबंध लग जाएगा अब। तो इस प्रश्नावली में प्रत्येक प्रश्न के आगे जितने भी संबंधित उत्तर होते हैं ना, वो लिख दिए जाते हैं। तो सूचनादाता जो होता है या उत्तरदाता जो होता है वो अपना उत्तर इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से भरता है। जैसे कि सिन पाओ यंग ने कहा, बंद प्रश्नावली में प्राय पूछे गए प्रश्नों के पद के क्रमानुसार उत्तर सम्मिलित होते हैं। तो ये ध्यान रखना, सिन पाओ यंग ने क्या कहा कि बंद प्रश्नावली में प्राय पूछे गए प्रश्नों के पद के क्रमानुसार उत्तर सीमित, यहाँ पर सम्मिलित, यहाँ पर ऐड, यहाँ पर होते हैं। उसके बाद में हम चलते हैं दोस्तों सचित्र प्रश्नावली। सचित्र प्रश्नावली मतलब चित्र को सहित कोई प्रश्नावली आ गई, कोई इमेज दे दी और उसके साथ में क्वेश्चन आ गया। तो चित्र में प्रश्नावली में प्रश्नों के उत्तर जो होते हैं ना, चित्र द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, सामने दिखाए जाते हैं। जिस चित्र को व्यक्ति उत्तर के लिए समझता है वहां वह निशान लगा देगा। क्वेश्चन आ जाएगा और फिर क्वेश्चन के नीचे चित्र आएंगे, आंसर की जगह चित्र आएंगे। क्वेश्चन के हिसाब से जो भी समझदारी होगी उसकी, उस हिसाब से चित्र पे क्लिक कर देगा। कई बार आपने भी ऐसा किया होगा। वो होती है सचित्र प्रश्नावली। 3 हो गई। चौथी जो प्रश्नावली वो है मिश्रित प्रश्नावली। मतलब इन सभी प्रश्नावलियों का इसमें मिश्रण पाया जाता है। तो मिश्रित प्रश्नावली में कई प्रश्नों का मिश्रण होता है। इस प्रश्नावली में बंद और खुली दोनों प्रकार की प्रश्नावलियों की विशेषता पाई जाती है। सामाजिक सर्वेक्षण में इसी प्रकार की प्रश्नावली का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। पूछ सकता है कि बताइए निम्न में से सामाजिक सर्वेक्षण में किस प्रकार की प्रश्नावली को उपयोग में लिया जाता है? तो वो होती है आपकी मिश्रित प्रश्नावली। अगली अपनी मेथड है दोस्तों सेकंड लास्ट जो विधि है वो है मनोभौतिकी विधि। साइकोसाइकल मेथड कह सकते हैं अपन इसको। और इस विधि में क्या होता है? मनोभौतिकी, उत्तेजना और संवेदना के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। संवेदना आपका हो जाएगा सेंसेशन हो जाएगा, और एक्साइटमेंट हो जाएगा आपका उत्तेजना। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? एक्साइटमेंट। ओके। दूसरे शब्दों में हम कहें तो इस बात का अध्ययन है कि लोग अपने आसपास की दुनिया में चीज़ों को कैसे देखते हैं। ये आपका क्या होता है? मनोभौतिकी होता है कि हम अपने आसपास की दुनिया में चीज़ों को किस नज़रिए से देखते हैं। कल्पना कीजिए एक व्यक्ति अपनी सुनने की क्षमता का पता लगाने के लिए एक परीक्षण में है। उन्हें बेहद धीमी आवाज़ें सुनाई जाती हैं और धीरे धीरे तेज हो जाती हैं, और वह न्यूनतम ध्वनि जो वो सुन सकते हैं वह उसकी पूर्ण सीमा है। अरे मान लीजिए आपकी सुनने की क्षमता का पता लगाया जाए, ठीक है, तो वहाँ पे डेसिबल में काउंट होती है। देखो जो आवाज़ होती है ना, ध्वनि जो होती है वो डेसिबल में काउंट होती है। तो जैसे ही आपकी सुनने की जो आवाज़ें हैं उनका पता लगाया जाए, मतलब आपकी जो कैपेसिटी है वो कितनी कैपेसिटी है, तो धीरे धीरे बिल्कुल बारीक आवाज़ आपको सुनाई जाएगी पहले, फिर उसके बाद में थोड़ी और ज़्यादा की जाएगी, और ज़्यादा की जाएगी, और ज़्यादा की जाएगी, और ज़्यादा की जाएगी, मतलब भयंकर वाली कर दी जाएगी। फिर है ना, फिर धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी कम की जाएगी। तो उस चीज़ से पता लगता है कि आपके सुनने की जो क्षमता है वो किस प्रकार की है, कितने लेवल पे, कितने डेसिबल पे है। तो ये है यहाँ पे बात। तो यहाँ पे पूर्ण सीमा का ज्ञान ले लिया जाता है फिर। तो ये होती है मनोभौतिकी विधि। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर है ना वो है उत्तेजना और संवेदना के बीच के संबंध का अध्ययन इसमें किया जाता है। सिंपल सी बात ये याद रखना। अंतिम जो अपनी विधि है वो है समाजमिति विधि, यानी कि नॉमिनेटिंग मेथड के बारे में अब अपन देख लेते हैं थोड़ा सा। तो समाजमिति जो विधि है अपनी, ये इसके जनक कौन है? J.L. मोरेनो है। इसका अन्य नाम है नॉमिनेटिंग मेथड। इस विधि का आधार है समाज। नाम ही समाजमिति है तो आधार क्या होगा? समाज होगा। अध्ययन जो किया जाता है इस विधि के अंदर, समाज में स्थित व्यक्तियों के समूह की संरचना का अध्ययन इस विधि के अंदर किया जाता है। इस विधि में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर एक समूह के प्रत्येक व्यक्ति को एक वृत्त में दर्शाया जाता है, जिसको सोशियोग्राफ कहा जाता है। ठीक है ना? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आ सकता है तुम्हारे एग्जाम के अंदर, तो ध्यान रखना कि कौन सी वो विधि है जिसमें पूछे गए प्रश्नों के आधार पर एक समूह के प्रत्येक व्यक्ति को एक वृत्त में दर्शाया जाता है, जिसको सोशियोग्राफ कहा जाता है। तो उस विधि का नाम है समाजमिति विधि या नॉमिनेटिंग मेथड। तो दोस्तों आपके मनोविज्ञान की जो विधियां हैं वो मैंने लगभग 1 घंटे के अंदर बहुत ही शानदार, शॉर्ट और स्वीट तरीके से मैंने करवा दी हैं।
आप इनको जरूर से देख करके जाइएगा, ठीक है। अब अगली क्लास के अंदर अपन कुछ मनोविज्ञान के विकास के कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बारे में देखेंगे। यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट घटनाक्रम मैंने इसके अंदर लिए हैं, तो आप कमेंट जरूर कर देना दोस्तों। और फिर अपना अधिगम का जो चैप्टर है ना वो शुरू हो जाएगा भाई, ठीक है ना। लर्निंग वाला चैप्टर मैं शुरू कर दूंगा फिर आपका, तो तैयार रहना सब लोग। अब तक का रिवीजन फटाफट से कर लो, अपने जो भी दोस्त हैं उनको भेज दो। और दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट जरूर है कि जो 2500 क्वेश्चन की वन लाइनर PDF है ये जरूर आप लोग डाउनलोड कर लेना, और इसको आप लोगों को सबको देखना है भाई। कंप्लीट तरीके से इस PDF को पढ़ करके एग्जाम के अंदर जाना है। इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, रिवीजन आपका बढ़िया हो जाएगा। कुल मिला के बात ये है। और एक अपना एप्लीकेशन है RPSC हिंदी के नाम से, उसको सभी लोग जरूर डाउनलोड कर लेना भाई। यहाँ पे आपकी लाइव क्लासेज चलती हैं फ्री में लाइव क्लासेज चलती है यहाँ पे, उनका आप जरूर से आनंद लीजिए मेरे भाई। देखिए एप्लीकेशन का जो लोगो है वो ये वाला दिखेगा आपको, RPSC हिंदी के नाम से प्ले स्टोर पर मिलेगा ये ऐप आपको। इसको जरूर डाउनलोड करें आप और इसको लॉगिन करिएगा, कंटिन्यू विद गूगल कर देना। कई बार आप नहीं कर पाते हो तो हो जाती है प्रॉब्लम। जैसे आप लॉगिन करोगे तो वहाँ पे आएगा कंटिन्यू विद गूगल, तो कंटिन्यू विद गूगल कर देना। और ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो क्लासेज चलती है ना लाइव वो बहुत अच्छी चलती हैं। आपको मज़ा आएगा उनके अंदर। कैसे मज़ा आएगा, क्योंकि वहाँ पर पोल आता है, हर क्वेश्चन का पोल आता है। पोल में जैसे आप आंसर देते हो ना तो वहाँ पे फिर आपकी हाथों हाथ रैंक भी आती है। आपको हाथों हाथ पता लग जाता है कि आपका गलत है कि सही है। पोल के अंदर ही एक तरफ टीचर होता है, एक तरफ क्वेश्चन होता है, एक तरफ आपका पोल आता है। मतलब अलग ही लेवल का आपको मज़ा आएगा। एक बार आप ज़रूर आइए यहाँ पे, फिर आप डाउनलोड कर लोगे ना ऐप को तो अपने बहुत सारे दोस्तों को भी बताओगे यार यहाँ पर क्लास लो, अलग ही मज़ा आता है, ठीक है मेरे भाई। तो इस चीज़ को आप ज़रूर से एक बारी करना, और मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और एक कमेंट करके बताओ कि ये जो विधियाँ हैं आप याद करोगे कि नहीं करोगे। लास्ट तक आ गए हो तो याद ही करना है भाई इन सभी को, क्योंकि आपके एग्जाम में 1-2 प्रश्न जरूर आते हैं मनोविज्ञान की विधियों से, चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो, ठीक है। थैंक यू।